नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आपका भी एग्जाम आने वाले तारीखों में है, आने वाले शिफ्टों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास के वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम जो लिए गए थे 2023 में और उनमें जो टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग इस क्लास की वीडियो में सभी प्रश्न को डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो लोनार झील जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील, आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक क्या है। जी हाँ, कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी जो है कंप्यूटर के तीन मुख्य घटक है। आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, रिकेट्स यानी सूखा रोग जो है किसकी कमी से होने वाला रोग है। यानी रिकेट्स बीमारी जो है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अधिक जानकारी की, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 35 वर्ष। वही बात करें उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने 60 वर्ष और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो 25 वर्ष। ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था और वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और वह अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 6 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था। तो हैदराबाद में चार मीनार कुली कुतुब शाह बनवाया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें चार मीनार का, तो ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न, 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1906 में जो कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, उनमें अध्यक्ष कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न को। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह डैश है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। ये आप याद रखिएगा, आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है। बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। यह प्रश्न पूछा गया था और काफी बार अदर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप एसएससी सीएचएसएल के अलावा अगर आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को।
तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? जी हाँ, बिहार जो है बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1936 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का स्थान नहीं है? जी हाँ, निम्न ऑप्शन में से तो बोध गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 12 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? जी हाँ, भूमध्य रेखा जो है निम्न में से कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? तो थाईलैंड से होकर नहीं गुजरती है। आप याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अगर कोई सवाल भी हो तो। 13 नंबर प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो वही बात की ओसाका का, तो ओसाका को जापान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आज का 14 नंबर, किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी है जिसे भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, मन्नार की खाड़ी जो है कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद रखिएगा, जल जो है दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध पदार्थ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो मैग्नीशियम जो है अचुंबकीय पदार्थ है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 19 नंबर प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव का वोट किस सदन में लाया जाता है? या आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव को किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव का वोट। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वही बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जी हाँ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता निम्नलिखित में से किसने कहे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है। यानी वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा। देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से। तो मीथेन की अगर बात करें दोस्तों, तो कार्बन का अपरूप नहीं है मीथेन। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। याद रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, किस तत्व का सबसे भारी स्थिर
समस्थानिक यानी आइसोटोप है? जी हाँ, किस तत्व का सबसे भारी स्थिर समस्थानिक है? तो सीसा का, है ना। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब जो है सो सूर्य ग्रहण होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या समझे? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तब जो है सो सूर्य ग्रहण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।